नमस्कार दोस्तों। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 में जाने से पहले हम लोग जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था उसकी छोटे से एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पार्ट 3 करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये मैंने इसकी छोटी सी एक रिकैप बना रखी है। हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि चेंज किसे कहते हैं। चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता था, और केमिकल चेंज में केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, और इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था। उसके बाद हमने पार्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हम आसानी से पहचान सके कि जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंज है। तो अगर हमें रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखता है तो हम मान लेंगे कि वो रिएक्शन है, या फिर गैस निकलता हुआ दिखे, टेम्परेचर बदलता हुआ दिखे, कलर में परिवर्तन होए और उसके रूप स्टेट में परिवर्तन हो। तो अगर रिएक्शंस में ये पांचों हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो रिएक्शंस एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस हैं। और आज हमें केमिकल इक्वेशंस के बारे में समझना है, क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। तो होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, रिफॉर्म कर देते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने आपको सबसे पहली एक्टिविटी जब करवाई थी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट यानी एयर के प्रेजेंट में जब बर्न किया जाता है तो उसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। और ये जैसे मैंने लिखा है इसको बोलते हैं सेंटेंस फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस फॉर्म या फिर वर्ड फॉर्म, जो भी बोल सकते हो। यानी ये केमिकल इक्वेशन का सेंटेंस फॉर्म और वर्ड फॉर्म है। और आपको पता है केमिस्ट्री में अगर हम ऐसे बार बार लिखें तो हमारा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है, और इस तरीके से लिखने में हमें बहुत परेशानियां भी आती है और बहुत सी परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले कि शॉर्ट फॉर्म में लिखें, हम जरा समझते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपने बचपन में भी पढ़ रखा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हमने ये रिएक्शन किया था। तो जब किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई सब्सटेंस, ये क्या है सब्सटेंस, जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो निकल कर आता है, जो प्रोडक्ट होता है वो निकल कर आता है। ठीक है ना। तो उसकी छोटी सी हमने डेफिनेशन भी लिख दी है कि द सब्सटेंसेज विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की मदद से, आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या था, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ symbol and formula of the substances इन्वॉल्व इन इट नॉन एज केमिकल इक्वेशन। यानी जो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं, अगर हम इसे सिंबल फॉर्म में लिख दें, जैसे कि मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Mg, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखा जाता है MgO। अगर हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो हम इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वे। तो वही हमने यहाँ पे देख रखा है, केमिकल मतलब उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सॉरी, जब हम इस फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना, विद द हेल्प या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और ठीक है ना, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, Mg प्लस में O2 बराबर MgO। ये जो लिखने का तरीका है इसको हम बोलते हैं सिंबल फॉर्म या फिर फॉर्मूला फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, ऐसा लिखने में, इस ऐसे लिखने का बहुत बेनिफिट है। ठीक है ना। दिस इज द, इसको हम शॉर्ट वे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन टू द सेव टाइम्स को बचाने के लिए। ठीक है ना। और केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। छोटे में लिखना बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला सिंबल इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर हम वर्ड फॉर्म में ना लिखकर उसकी जगह पे फॉर्मूले या सिंबल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होता है। ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला या फॉर्मूला। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ज़रा समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने, आप इसको रीड किया करें, इसी में से मैंने बनाया हुआ है। तो देखो बैलेंस किसे कहते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स of each element is the same on the both side then the equation is called balance chemical equation। समझ में नहीं आया, चलो जरा इधर एक काम करते हैं, एग्जांपल की मदद समझते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो जिंक है, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन H2। तो आप जरा देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट LHS है, इसे क्या बोलेंगे, LHS भी बोलेंगे या उसे रिएक्टेंट भी कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट या फिर RHS बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे LHS भी लिख सकता हूँ और RHS भी लिख सकता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या जिंक है, मैंने जिंक नोट कर दिया, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये चारों के चारों इसके अंदर प्रेजेंट थे। देखिए जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, सबको अलग अलग कर लेना, और ऑक्सीजन, इन सबको मैंने नोट कर लिया। अब देखिए LHS में जिंक कितना है, यहाँ पे जिंक एक ही है तो इधर एक लिखा, और इधर भी जिंक कितने हैं, एक ही है तो एक लिखा, ठीक है ना। अब इधर हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इस तरफ कितना, नीचे देखो दो लगा ना, तो इसका मतलब कितना है, LHS में दो, और इधर भी कितना है, दो है। इधर आके चेक करते हैं सल्फर, S के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, ये O के साथ चार लगा हुआ है, तो S के साथ कुछ नहीं लगा तो ये एक है, और इधर भी चेक कर लेते हैं, इधर भी कुछ नहीं है तो एक ही है, अगर कुछ नहीं लगा तो एक होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन में यहाँ पे चार लगा हुआ है और इधर भी क्या लगा हुआ है, चार, तो दोनों साइड चार लगा हुआ है। तो हमें समझ में आएगा कि देखिए इधर भी जितने नंबर LHS के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने LHS में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स RHS में, यानी दोनों साइड बराबर है। तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आ जाओ अब जरा डेफिनेशन को पढ़ के समझते हैं। तो इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का मतलब जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, यानी हर एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हर एलिमेंट इज द सेम, सेम होना चाहिए किस साइड, दोनों साइड, LHS एंड RHS बोथ साइड, देन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे उसे, बैलेंस। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि व्हेन इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS और RHS, वही सेम बात हो गई, ठीक है ना, बोथ साइड कह लो या LHS RHS कह लो, इक्वल होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस। और एक और तरीका लिखने का कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के, इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तीनों कहने का मतलब एक ही है कि दोनों साइड क्या होने चाहिए, उनके एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सेविंग हो रही है इसलिए टाइम ले रहा है। ओके, ज़्यादा समय ले लिया। ओके, अब आता है अगला टॉपिक, अनबैलेंस। अनबैलेंस को हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। तो आप इसका उल्टा कर दिए, बैलेंस में क्या था कि सारे नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के थे वो इक्वल थे, लेकिन अनबैलेंस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो उसे अनबैलेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये उठा रखा है, तो देखिए मैग्नीशियम, ये हम बहुत पहले से रिएक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो देखो Mg उठा लिया और O उठा लिया, इधर भी Mg है और O है, तो इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, और इधर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यानी इसका एक भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर ना होने के कारण अनबैलेंस कहलाएगा, और अनबैलेंस को हम स्केलेटन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहलाएगी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट नॉट सेम, सेम ना हो ऑन द बोथ साइड, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अगला तीसरा पार्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, जो पहले से बैलेंस्ड है यानी इक्वल है, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अनबैलेंस होता है उसे हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। बैलेंसिंग क्यों करते हैं हम इसको जानेंगे अभी, ठीक है ना। पहले समझते हैं कि बैलेंसिंग किया कैसे जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हमेशा इसके ऊपर एक सवाल आता है, बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है ना। हम पार्ट जो 4 करेंगे उसके अंदर बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे याद करिए, देखिए आपने क्या लिया था कि जो मैग्नीशियम था ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होकर क्या बनाता है, MgO। अब देखिए आपने पढ़ा था कि इधर Mg एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन दो है और इधर एक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर दो लगाना पड़ेगा। तो दो, हम यहाँ पे कभी दो नहीं लगाते, ठीक है ना, हमेशा हम दो आगे लगाते हैं। इस दो का मतलब हुआ कि ये Mg भी दो हो गया और ऑक्सीजन भी दो हो गया, दोनों के दोनों दो हो जाएंगे। देखिए लगा रखा है मैंने,
आसमानी कलर से। तो इधर ये Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और इधर भी 2 लगाना पड़ा हमें, जिसके कारण से Mg। अब जरा इसको बैलेंस करके चेक करेंगे तो Mg इसमें भी 2 है और इस साइड भी कितने हो गए 2, और O इधर भी 2 है, इस साइड भी 2 है, और इधर भी। इस 2 का मतलब क्या है कि इसके साथ भी 2 हो जाएगा और इसके साथ भी 2 हो जाएगा। तो इधर अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस करना है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। ठीक है ना। तो नाउ इक्वेशन बिकम बैलेंस ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो जरा बैलेंसिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इक्वल। हमें क्या करना होता है कि दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, उसे इक्वल करना होता है। ठीक है ना। हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने अभी हमने सवाल किया था ना कि हम किसी भी इक्वेशन को अनबैलेंस को बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों करना जरूरी है। तो देखिए, हमने 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसी के बिहाफ पे हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। ठीक है ना। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल मास है, ठीक है ना, वो ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्ट। दोनों साइड क्या होने चाहिए, उनके मास इक्वल होने चाहिए। तो आपके बुक में इसके बेस पे एक सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो इसका मैंने आंसर यहाँ पे नोट कर दिया, बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं। वही आंसर है जो मैंने आपको समझाया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड देन द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस। एंड वाई शुड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि आपने यही पढ़ा था 9th में, ऑफ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल reaction, that is the total mass of the element present in the product of the chemical equation has to be equal to the mass of the element present in the reactant. That is why chemical equation be balanced. आई होप कि आपको, अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा देखें। ठीक है। अभी हमें बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल आता है पेपर में बैलेंसिंग के ऊपर। तो हम पार्ट 4 में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बुक के भी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।